हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। सेकेंड है, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। थर्ड है, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। फोर्थ है, उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन बी है 1 और 2। ऑप्शन सी है केवल 3 और 4। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9%। प्रश्नकाल के संदर्भ में भारत को वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रति वर्ष लगातार जीडीपी की विकास दर 9% रहने की आवश्यकता जताई गई थी। तथापि कोविड-19 महामारी और वैश्विक परिस्थितियों के आलोक में यह लक्ष्य अब संभवतः 2026-27 आईएमएफ के आकलनों के अनुसार या आगे तक हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उसकी फर्स्ट है नियोजन की आवश्यकता के कारण। सेकेंड है तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण। थर्ड है कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण। और फोर्थ है औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी किसके कारण? नियोजन की आवश्यकता के कारण? नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, बिल्कुल सही है। थर्ड है कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, बिल्कुल सही है। फोर्थ है औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नकाल हेतु विकल्प डी सही उत्तर है। अद्यतन आंकड़ों के आधार पर भारत अल्प विकसित देश नहीं है बल्कि विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। हालांकि भारत में अभी भी जनसंख्या वृद्धि दर बनी हुई है, फिर भी प्रश्नकाल की तुलना में कम है। कृषि पर निर्भरता अभी भी अधिक है। औद्योगिक उन्नति पूर्व की तुलना में तेज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः। ऑप्शन ए है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण। ऑप्शन बी है अनियमित औद्योगिकरण के कारण। ऑप्शन सी है पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध होने के कारणों में अकुशल कृषि व्यवस्था, अनियमित औद्योगिकरण तथा पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति शामिल है। पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण प्रदर्शन प्रभाव की भारतीय समाज में प्रबलता रही है, जिसने बचत और निवेश को विशेष रूप से प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन ए है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन बी है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन सी है एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में।
ऑप्शन डी है एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रश्नकाल अद्यतन तथा अद्यतन आंकड़ों के संदर्भ में भी विकल्प डी सही उत्तर है। दिसंबर 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 5वें स्थान पर है। भारत से बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं निम्न है: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। ऑप्शन ए है उदारीकरण, ऑप्शन बी है निजीकरण, ऑप्शन सी है भूमंडलीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारत सरकार द्वारा जुलाई 1991 से अपनाई गई नई आर्थिक नीति को LPG से संबोधित किया जाता है, जिसका तात्पर्य है उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PV नरसिम्हा राव। कांग्रेस सरकार के जून 1991 के अंत में सत्ता में आने के पश्चात तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों को, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया है, लागू करना प्रारंभ किया। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। इसी कारण उदारीकरण की नीति को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। PV नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधार का जनक तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अधिसंरचना 2 प्रकार की होती है, भौतिक अधिसंरचना तथा सामाजिक अधिसंरचना। भौतिक आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल, परिवहन, दूरसंचार आदि आते हैं। सामाजिक आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास आदि आते हैं, जिनका संबंध मानवीय कौशल के विकास से है। इन्हें आधारभूत संरचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में इसकी आधारभूत भूमिका होती है, जिसके बिना विकास संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तार संचार, दूरसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित स्वामित्व है। भारत में संयुक्त क्षेत्र के तहत किसी उद्योग में सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों को वस्तुगत उत्पादन का अधिकार दिया गया है, अर्थात कोई भी वस्तु सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित की जा सकती है। अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अर्थ है किसी उद्योग में सरकारी और निजी क्षेत्र की सम्मिलित भागीदारी से है। सरकारी उपक्रमों को लाभकारी बनाने के लिए उसके कुछ अंश शेयर निजी क्षेत्र को दे दिए जाते हैं, जिससे उच्च प्रबंधन एवं तकनीक प्राप्त होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? ऑप्शन ए है NSSO, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है CSO, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन मई 1951 में किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था। वर्ष 2019 में CSO तथा NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो प्रश्न काल हेतु विकल्प बी सही उत्तर था। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा की जा रही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्योग। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्पों के संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत उद्योग है। हालांकि समग्र रूप से जीवीए में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। 28 फरवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में जीवीए में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 19.8%, 25.2% तथा 55% है। इसी अवधि के दौरान नॉमिनल जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.04%, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 26.98% तथा सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 54.98% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में से किसी भी विकल्प के संबंध में उन्नति संतोषजनक नहीं रही है, किंतु विकल्प ए अन्य सभी विकल्पों की अपेक्षा नज़दीकी सही विकल्प था। वर्तमान में यदि कोविड-19 की अवधि वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 को छोड़ दिया जाए तो विकल्प ए सर्वोत्तम उत्तर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को छोड़कर वर्ष 1974 तक अर्थात चौथी पंचवर्षीय योजना तक सभी योजनाओं में राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा कम रही है। वर्ष 1980 से वर्तमान तक की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर संतोषजनक मानी जा सकती है। भारत की विभिन्न 12 पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई, जिसमें राष्ट्रीय आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। ऑप्शन ए है अल्प रोजगार, ऑप्शन बी है मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी है बजट का निम्न स्तर, ऑप्शन डी है असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र। राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक बाधा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते या कई बार उसका मौद्रिक मूल्य में मापन ही नहीं किया जाता। इससे राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। प्रश्नकाल हेतु विकल्प डी सही उत्तर था, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय पूर्व में CSO करता था। NSO प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2011-12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। किसी देश की आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय औसत का 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GDP। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है के कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। अतः स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्नकाल तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भी विकल्प ए सही उत्तर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में चालू कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 53,478 रुपये हैं। ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका रिसेंट बजट देखना ही सर्वाधिक उत्तम होगा। ठीक है, रिसेंट डेटा ही इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन लागत पर एनएनपी किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय। जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना साधन लागत पर की जाती है तो यह राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। नेक्स्ट है सतत आर्थिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। संयुक्त राष्ट्र के 189 देशों द्वारा सितंबर 2000 में हस्ताक्षरित सहस्त्राब्दी घोषणा के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने 8 सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्यों तथा 17 लक्ष्यों की घोषणा की, जिनकी प्राप्ति सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 तक करनी थी। 8 सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य निम्न थे। फर्स्ट है गहन गरीबी एवं भूख का उन्मूलन। सेकेंड है सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति। थर्ड है महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। फोर्थ है बाल मृत्यु दर में कमी। फिफ्थ है मातृ स्वास्थ्य में सुधार। सिक्स है HIV और एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों की रोकथाम। सेवेंथ है पर्यावरण संपोषणीय सुनिश्चित करना। एवं 8 है विकास हेतु वैश्विक साझेदारी का विकास। वर्ष 2016 से वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने सतत विकास लक्ष्य SDG निर्धारित किया है। नेक्स्ट है कृषि एवं संबंध क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है? ऑप्शन ए है छोटी और खंडित भूमि जोत। ऑप्शन बी है किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण। ऑप्शन सी है मशीनीकरण का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण। किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त बड़ी व संगठित भूमि जोत तथा मशीनीकरण की उपलब्धता भी भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई से 30 जून। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। फसली वर्ष का उपयोग खेती की भूमि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक राज्य का फसली वर्ष उस राज्य की जलवायु पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम से द्वितीय।
कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। यहाँ कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर है, जो दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय, केरल में 0.18 हेक्टेयर के बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य हेतु सिफारिश की जाती है, लेकिन इसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर ए दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों में के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम आपको बताना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादक शीर्ष 3 राज्य क्रमशः तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल है। इनके अतिरिक्त पंजाब चौथे स्थान पर तथा मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। वर्ष 2022-23 में चावल उत्पादक शीर्ष 5 राज्य हैं, क्रमशः उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्नकाल तथा नवंबर 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भी विकल्प ई ही सही उत्तर है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में कपास की औसत उत्पादकता सर्वाधिक गुजरात में है, उसके बाद क्रमशः उड़ीसा तथा राजस्थान का स्थान है। ठीक है, तो विकल्पगत राज्यों में सर्वाधिक उत्पादकता आंध्र प्रदेश में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो अगर ये पूछा जाए कि विकल्प में जो दिया हुआ है उसमें से कौन सबसे ज़्यादा कहाँ कपास उगाया जाता है, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीज उर्वरक जल तकनीकी। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है उच्च पैदावार किस्म की बीजों, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग तथा किसानों के कृषि ज्ञान आदि ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया, जिसे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश है। ऑप्शन ए है 22%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 33%, ऑप्शन डी है 15%। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। 28 फरवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 में सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भागीदारी चालू मूल्यों पर लगभग 18.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है तिलहन, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है दाल।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ वर्ष 2007-8 रबी सीजन से एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2011-12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गेहूं, चावल और दलहन का क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन, कुल 20 मिलियन टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। आच्छादित फसलें चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें 12वीं योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 4 मिलियन टन दलहन और 3 मिलियन टन मोटे अनाज समेत कुल 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था। विगत अनुभवों एवं प्रदर्शन के आधार पर इस कार्यक्रम की अवधि को वर्ष 2019-20 तक बढ़ाते हुए 13 मिलियन टन चावल, 5 मिलियन टन गेहूं, 3 मिलियन टन दाल, 3 मिलियन टन तथा मोटे अनाज 2 मिलियन टन का अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में NFSM के तहत ऑयल सीड एवं पाम ऑयल को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्यान्नों का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002-2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सेकेंड है, यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में शुरू की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 न ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। AIC द्वारा वर्षा बीमा को खरीफ वर्ष 2004 में दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू किया गया था। भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन भारतीय साधारण बीमा कंपनी द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि क्षेत्र की व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की, जो कृषि क्षेत्र के बीमा कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी में भारतीय साधारण बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, समुद्रीय मत्स्य नीति 2004, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 एंड 7वां वित्तीय आयोग 1978। ठीक है, तो इस तरीके से 3, 1, 4, 2 डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 65%। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2001 और 2 में। तो यहाँ देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कुल कामगारों का लगभग 55%, 54.6% कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत में लगभग 56.5 करोड़ कार्यबल अनुमानित है, जिसका 45% से अधिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 109.5। ये तो पुराना डेटा है ना, तो अभी के लिए यहाँ से आप पैटर्न के बारे में पता कर सकते हैं कि इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। यहाँ आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में गेहूं का उत्पादन लगभग 113.30 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए यह लगभग 110.60 मिलियन टन दर्ज है। तो इस डेटा को याद रखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृषि में। ठीक है। भारतीय कृषि की विशिष्ट विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम नियोजित है, वस्तुतः छिपी बेरोजगारी तथा अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में कुछ समय तक तो लोग रोजगार में रहते हैं, लेकिन अधिकांश समय वे बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसानों को मकान ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजों की उच्च पैदावार किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड उधार देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। जुलाई 1982 में स्थापित नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सीधे वित्त न प्रदान कर सहकारी, वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के माध्यम से वित्त प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छठी। समन्वित ग्रामीण विकास को प्रोन्नत करने हेतु कृषि, छोटे उद्योगों, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्प तथा ग्रामीण एवं कृषि विकास से संबंधित सभी प्रकार के उत्पादन एवं विनियोग के लिए पुनर्वित्त संस्था की शीर्ष संस्था के रूप में नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1980 से 85 रही, अतः नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।